दोस्तों नमस्कार। मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएन ग्लोरी पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा तथा बीएड फर्स्ट ईयर में समकालीन भारत में शिक्षा में स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले जो शिक्षा की व्यवस्था थी और तत्कालीन जो यहाँ शासित कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके द्वारा शिक्षा की व्यवस्था की जा रही थी। हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से लॉर्ड मैकाले आए और उन्होंने अपना जो विवरण पत्र है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक को सौंपा और उसके बाद उन्होंने अपनी एक शिक्षा नीति की घोषणा की। उसके बाद एडम रिपोर्ट आया। एडम रिपोर्ट जो है वह लॉर्ड ऑकलैंड को सौंपा गया, जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे। अब लॉर्ड ऑकलैंड को भी एक नई शिक्षा नीति की घोषणा करनी थी। तो आज का जो टॉपिक है आज का टॉपिक है एडम योजना की अस्वीकृति और निस्यंदन सिद्धांत को सरकारी नीति का रूप किस प्रकार दिया गया, अथवा लॉर्ड ऑकलैंड की शिक्षा नीति क्या थी, इसके बारे में हम चर्चा आज करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि एडम योजना की जो अस्वीकृति थी वो किस प्रकार हुई। तो जैसा कि हम जानते हैं कि तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे, जिस समय एडम रिपोर्ट आया, एडम ने अपना रिपोर्ट जो सौंपा, उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड ऑकलैंड थे। लॉर्ड ऑकलैंड के पास जब एडम की रिपोर्ट पहुंचती है तो उसके बाद उनको अब एक नई शिक्षा नीति की घोषणा करनी है। लॉर्ड ऑकलैंड ने किया क्या कि उसके पहले जो लॉर्ड विलियम बेंटिक की शिक्षा नीति थी उसका अध्ययन किया, उसके बाद एडम रिपोर्ट का अध्ययन किया, लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र का अध्ययन किया और इसका अध्ययन करने के बाद वह गंभीर चिंतन किया और चिंतन करने के बाद वह यह पाया कि इस समय कंडीशन ये है कि जो भी संसाधन कंपनी के पास हैं उसके द्वारा उच्च वर्ग के लिए ही केवल शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है, जन शिक्षा की व्यवस्था कहीं से नहीं की जा सकती है। तो उन्होंने क्या किया, और जन शिक्षा का समर्थक जो था वो एडम जो था वह जन शिक्षा का समर्थक था। इसने जो अपनी योजना में प्रस्तुति दी थी उसमें जन शिक्षा की बात की थी। तो सीमित संसाधन होने के नाते लॉर्ड ऑकलैंड ने एडम की योजना को अस्वीकृति दे दी और उसने कहा कि कंपनी के पास सीमित संसाधन है, इस सीमित संसाधन में जन शिक्षा की व्यवस्था नहीं की जा सकती है, अतः इस योजना को लागू कर पाने में कंपनी असमर्थ है और इस योजना को यानी एडम की योजना को अस्वीकृत किया जाता है। तो इस प्रकार से एडम योजना की अस्वीकृति की गई। तो इसमें जो मुख्य पॉइंट है ये है कि सबसे पहले क्या किया इसने कि लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र, उसके बाद दूसरे पॉइंट पे इसने शिक्षा नीति, और यह शिक्षा नीति जो जारी की गई थी विलियम बेंटिक के द्वारा। उसके बाद तीसरे में एडम रिपोर्ट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 रिपोर्ट एडम ने सौंपे थे। इन सब का क्या किया, अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद इसने पाया कि जो एडम रिपोर्ट था उसमें बात की गई थी जन शिक्षा की, एडम रिपोर्ट में बात की गई थी जन शिक्षा की। तो इसने कहा कि जन शिक्षा की व्यवस्था तो हम नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी के पास जो है वो सीमित संसाधन है, कंपनी के पास सीमित संसाधन है, इसलिए हम जन शिक्षा की व्यवस्था
नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या किया कि एडम रिपोर्ट जो है वह अस्वीकृत कर दिया गया लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा। फिर से एक बार समझिए कि एडम योजना जो थी उसमें जन शिक्षा की बात की गई थी। जब एडम ने अपना रिपोर्ट लॉर्ड ऑकलैंड को सौंपा तो लॉर्ड ऑकलैंड ने उसके बाद लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र का, शिक्षा नीति का जो विलियम बेंटिक के द्वारा जारी किया गया था, और उसके बाद एडम रिपोर्ट जो 3 किस्तों में दी गई थी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तीनों किस्तों का वह गंभीरता से अध्ययन किया और उसके बाद गंभीर चिंतन उस पर किया और पाया कि जो एडम ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है उसमें जन शिक्षा की बात की गई है और जन शिक्षा की व्यवस्था करना उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के बस की बात नहीं है, क्योंकि उसके पास जो संसाधन है वो सीमित संसाधन है और उस सीमित संसाधन में जन शिक्षा की बात ही नहीं की जा सकती, लागू करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो उसके बाद क्या किया कि उसने जो एडम रिपोर्ट था उसको अस्वीकृत कर दिया, खारिज कर दिया। तो इस प्रकार से एडम योजना जो है वह अस्वीकृत कर दी गई लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा। अब इसके बाद जब इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया तो उसके पास नई शिक्षा नीति की घोषणा करने के लिए केवल 2 पॉइंट बचे। पहला, लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र और शिक्षा नीति जो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जारी की गई थी। अब आइए देखते हैं कि लॉर्ड ऑकलैंड की शिक्षा नीति क्या थी। अब हम देखेंगे कि जब 1835 ईस्वी में लॉर्ड ऑकलैंड भारत आता है गवर्नर जनरल के रूप में, तो उसके सामने 2 समस्याएं थी। एक तो प्राच्य और पाश्चात्य विवाद को सुलझाने की और दूसरी जो समस्या थी नई शिक्षा नीति की घोषणा की। तो वह जानता था कि जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद है उसका केवल और केवल एक कारण है, धनराशि की। उसका केवल और केवल एक कारण है धनराशि की। नई शिक्षा नीति की घोषणा करनी थी, प्राच्यवादियों को खुश करना था, पाश्चात्यवादियों को खुश करना था। इसलिए उसने क्या किया कि सबसे पहले जो प्राच्यवादी थे इन प्राच्यवादियों के लिए 31,000 रुपये की अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की। वह जानता था कि जो कुछ भी वाद विवाद का कारण है उसमें सबसे प्रमुख कारण जो है वो धनराशि की है। तो उसने सबसे पहले प्राच्यवादियों को खुश करने के लिए क्या किया, उसने कहा कि 31,000 रुपये अतिरिक्त अब हर वर्ष प्राच्यवादियों के जो ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, भाषा की शिक्षा है उसके लिए देय होगा। फिर दूसरे में उसने कहा कि पाश्चात्यवादियों के लिए उसने कहा कि 1,00,000 रुपये अतिरिक्त धन की व्यवस्था उसने पाश्चात्यवादियों के लिए किया। इस प्रकार से उसने यह कार्य किया कि प्राच्यवादियों के साथ साथ पाश्चात्यवादियों का भी उसने ध्यान दिया, जिससे किसी भी प्रकार का विवाद अब आने वाले समय में ना उत्पन्न हो। अब जो उसकी पहली समस्या थी कि प्राच्य और पाश्चात्यवादियों में विवाद, वह तो सॉल्व हो गया। उसके लिए अतिरिक्त व्यवस्था करके धन की, प्राच्यवादियों के लिए भी 31,000 की व्यवस्था की और पाश्चात्यवादियों के लिए भी 1,00,000 रुपये की व्यवस्था अतिरिक्त धन के रूप में उसने कर दिया। अब उसके सामने समस्या थी कि शिक्षा नीति के निर्धारण की। तो उसने उसके पहले ही क्या कर दिया था कि एडम रिपोर्ट को उसने खारिज कर दिया था, इसलिए वहाँ जन शिक्षा की बात करना बेईमानी था। अब उसको केवल और केवल उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षा यानी निस्यंदन सिद्धांत पे ही उसका ध्यान था। तो उसने क्या किया, अब लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र और नई शिक्षा नीति जो विलियम बेंटिक के द्वारा जारी किया था उस दोनों का अध्ययन किया
और अध्ययन करने के बाद अब उसने ये पाया कि अब हम केवल और केवल उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था ही कर सकते हैं। तो उसने एक स्टेटमेंट जारी किया। उसने कहा कि सरकार के प्रयास समाज के उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षा का प्रचार प्रसार करने तक ही सीमित होना चाहिए, जिससे उनके अध्ययन के लिए अवकाश और समय है। तो इसने कहा कि सरकार का ध्यान उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षा पर होना चाहिए, उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षा पर होना चाहिए, जिसके पास उसके लिए पर्याप्त अवकाश व समय है, उनके माध्यम से शिक्षा छन छन कर नीचे की तरफ जाएगी। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये लॉर्ड ऑकलैंड ने स्टेटमेंट दिया। ये स्टेटमेंट जो है वो लॉर्ड ऑकलैंड ने स्टेटमेंट दिया अपनी शिक्षा नीति को जारी करने से पहले। कहा उसने, सरकार का ध्यान उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षा पर होना चाहिए, जिसके पास उसके लिए पर्याप्त अवकाश, यानी शिक्षा के लिए पर्याप्त अवकाश व समय है, उनके माध्यम से शिक्षा छन छन कर नीचे की तरफ जाएगी। और इसी को शिक्षा छन छन कर नीचे की तरफ जाएगी, इसी को कहा गया निस्यंदन सिद्धांत या छनाई का सिद्धांत। तो इसने इसी सिद्धांत को मूर्त रूप दिया और अपनी शिक्षा नीति जो है वह घोषणा की। अब इसके शिक्षा नीति में कौन कौन सी बातें थी, आइए इसको देखते हैं। अब आइए चर्चा करते हैं लॉर्ड ऑकलैंड की शिक्षा नीति पर। उसकी जो सोच थी कि उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षा, छन छन करके नीचे वाले तबके में शिक्षा जाएगा और यह निस्यंदन सिद्धांत का रूप यही लेगा। तो उसने क्या किया कि 24 नवंबर 1839 ईस्वी को अपनी नई शिक्षा नीति की घोषणा की। और उसमें जो मुख्य बातें थी वो कुछ इस प्रकार थी। सबसे पहले उसने कहा कि जो प्राच्य विद्यालय हैं उसको बंद नहीं किया जाएगा और उसको आर्थिक अनुदान यथावत जारी रहेंगे। सबसे पहले पॉइंट में उसने कहा कि जो प्राच्य विद्यालय बंद नहीं किए जाएंगे। और अनुदान यथावत जारी रहेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट में उसने कहा कि जो प्राच्य विद्यालय हैं उसको किसी भी प्रकार से बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि जो उनको अनुदान राशि मिलती है वह अनुदान राशि उनको उसी रूप में मिलती रहेगी। और दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो प्राच्यवादी हैं इनको जो 31,000 रुपये ये प्राच्यवादी शिक्षा के विकास तथा किताबों की छपाई में व्यय कर सकते हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि जो 31,000 रुपये की धनराशि इन प्राच्यवादियों को दी जा रही है उसको ये अपने साहित्य और भाषा को विकसित करने में लगाएंगे और अगर ये चाहें तो किताबों की छपाई के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ
अगर ये चाहें तो जो पाश्चात्यवादी ज्ञान विज्ञान की शिक्षा है, अगर इस 31,000 रुपये की राशि से कुछ राशि इनकी बचती है तो पाश्चात्यवादी जो शिक्षा है उसमें ये व्यय कर सकते हैं और पाश्चात्यवादी ज्ञान विज्ञान की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तीसरे पॉइंट में इन्होंने कहा कि प्राच्य विद्यालयों के अध्यापकों को सम्मानजनक व पर्याप्त वेतन दिया जाएगा। जो प्राच्यवादी शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन। उसके बाद इन्होंने कहा तीसरे पॉइंट में कि जो भी प्राच्यवादी विद्यालयों के शिक्षक हैं उनको एक सम्मानजनक राशि वेतन के रूप में उनको प्रदान की जाएगी। और लास्ट पॉइंट में इन्होंने कहा कि प्राच्य विद्यालयों में पढ़ने वाले 25% छात्रों को, यानी कि जो प्राच्यवादी विद्यालय है, प्राच्यवादी विद्यालय के 25% छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस प्रकार से आप देखते हैं कि लॉर्ड ऑकलैंड की जो शिक्षा नीति 24 नवंबर 1839 ईस्वी को आई, उसमें इनका जो 31,000 रुपये की धनराशि प्राच्यवादियों के लिए वादा किया गया और उसी के साथ साथ पाश्चात्यवादियों के लिए 1 लाख रुपये। यह दर्शाता है कि यह प्राच्यवादियों का समर्थक ना हो करके यह पाश्चात्यवादियों का समर्थक था और यह केवल और केवल वाद विवाद की स्थिति को निपटाने के लिए ही ऐसा किया गया कि इस 31,000 रुपये की धनराशि की स्वीकृति दी गई। और नई शिक्षा नीति में जो ये कहा गया कि कोई भी प्राच्य विद्यालय बंद नहीं किया जाएगा, अनुदान यथावत जारी रहेंगे। 31,000 रुपये की जो धनराशि है वह प्राच्य साहित्य ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में विकास करने के लिए, उसके अलावा छपाई करने के लिए जो प्राच्य साहित्य होगा। तीसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि जो प्राच्यवादी शिक्षक हैं उनको पर्याप्त वेतन देने के लिए। और चौथा पॉइंट उन्होंने कहा कि प्राच्यवादी विद्यालयों के 25% जो पालक होंगे, जो छात्र होंगे, उनको छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए स्वीकृति जो इन्होंने प्रदान की, यह केवल वाद विवाद से बचने के लिए ही किया गया। नहीं तो यहीं पे ये लगता है कि 31,000 रुपये और 1 लाख रुपये की जो भिन्नता है वह ये दर्शाता है कि लॉर्ड ऑकलैंड भी पाश्चात्यवादियों का एक कट्टर समर्थक था। तो ये शिक्षा नीति लॉर्ड ऑकलैंड की थी। लॉर्ड ऑकलैंड ने पाश्चात्यवादियों का पक्ष लेते हुए अपनी नई शिक्षा नीति की घोषणा की और इसमें ये 3-4 बातें जो हैं वो मुख्य रूप से ये हैं और 2 बातें ये 31,000 और 1 लाख रुपए की धनराशि है। तो इस प्रकार से लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड विलियम बेंटिक, एडम और ऑकलैंड को हम पढ़ चुके हैं। इसके आगे के क्लास में हम पढ़ेंगे कि वुड का घोषणा पत्र हर 20 साल के बाद जो आज्ञा पत्र ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जारी होता था, उसमें अब 1833 के बाद 1853 ईस्वी में एक नया आज्ञा पत्र कंपनी को जारी करना था। तो अब उसके पहले वुड का जो है घोषणा पत्र आएगा 1854 ईस्वी में। पहले का मतलब कि उनको ये काम दिया गया कि आप सर्वेक्षण करके और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कीजिए, अपने सुझाव प्रस्तुत कीजिए। तो वुड का घोषणा पत्र 1854 में आता है। अब इसके आगे के क्लास में हम अध्ययन करेंगे वुड के घोषणा पत्र की। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।